Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. आखिर उम्मेदाराम बेनीवाल की सभा में भीड़ इतनी क्यों आ रही है और रविंद्र सिंह भाटी की सभा में भी भीड़ इतनी क्यों आ रही है और कैलाश चौधरी जातियों की लड़ाई में अपनी ही जाति में पीछे क्यों रह गए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरह से देश में जाट पॉलिटिक्स पर अपना ध्यान लगा दिए हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा से लेकर राजस्थान तक जाट लैंड को साधने में लगे हैं, क्योंकि जिसके पास जाट उसके हैं ठाट, नहीं है जाट तो खड़ी हो जाएगी खाट। ये तरह तरह के कहावतें जाट कहा करते हैं, मगर जाट हैं किसके साथ? देखिए, दो तरह के जाट हैं, एक मुखर हैं और एक सुविधा भोगी भी हैं, और दोनों में संख्या किसकी ज्यादा है इसकी गिनती आप नहीं कर सकते। मगर हम विस्तार से बातचीत करेंगे कि सियासत क्या कह रही है राजस्थान की, और जो कृषक जातियां हैं उनमें किस तरह से बंटवारा हो रखा है। मगर एक बार सुनेंगे हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बड़ी बात कही है, इतनी बड़ी बात कही है जिसकी कल्पना बीजेपी के बड़े नेता नहीं किए हुए थे, मगर कही क्यों है इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी आप समझिएगा तो इसके पीछे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जाट पॉलिटिक्स ही है। फिर से सुनिए एक बार। सार्वजनिक रूप से प्रार्थना करता हूं, सार्वजनिक रूप से कभी कभी करना पड़ता है। ऐसा है कि चुनाव का समय है, हर किसी के दिन में बहुत सारा काम है, लेकिन इनको मन में रहता है कि प्रधानमंत्री जी आए और हम नहीं जाएंगे तो कैसा लगेगा। मेरी आप कार्यकर्ताओं से विनती है कि आप बिल्कुल मेरी चिंता छोड़ दीजिए। सभी कार्यक्रमों में वरिष्ठ लोगों को दौड़ने की जरूरत नहीं है। कोई छोटा ये इशारा किसकी तरफ था? तो मोदी जी राजेंद्र राठौड़ को फोकस क्यों किया गया है? मगर आप कृपा करके, बड़ा मशहूर गाना था, ये तेरा गुस्सा है या तेरा प्यार है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुस्सा था, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुस्सा भी प्यार के अंदाज में किया करते हैं। सार्वजनिक रूप से बीजेपी के बड़े नेताओं की क्लास क्यों लगाई है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, इसकी बहुत महीन कहानी है। इतनी महीन कहानी है कि आप सोचेंगे कि प्रधानमंत्री ऐसा भी ध्यान रखते हैं, प्रधानमंत्री कैसा कैसा ध्यान रखते हैं इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। दूसरा दृश्य हम एक बार दिखाएंगे, किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास राजेंद्र राठौड़ जाते हैं और किस तरह से इशारा करके उन्हें हटाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक बार फोकस करके दिखाएंगे, चेहरा देख रहे हैं, आंख की भंगिमा, ये देखिए कैसे हटा रहे हैं वो राजेंद्र राठौड़ को। आंख देखिए और हाथ का निशान देखिए, आंख देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और हाथ का निशान देखिए कि चलिए यहां से निकलिए। चेहरा उनका तमतमाया हुआ था। बाबोसा की इतनी बेइज्जती मंच पर क्यों हुई? दरअसल चूरू की सियासत ही ऐसी है। चूरू में राहुल कसवा पूरा चुनाव ही बाबूसा के खिलाफ लड़ रहे हैं, यानी राजेंद्र राठौड़ के खिलाफ लड़ रहे हैं, काका के खाज मिठाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसमें वो बीजेपी के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलते और कांग्रेस का तो नाम ही नहीं लेते। राहुल गांधी तो उनके सपने में भी नहीं है, भले ही कांग्रेसी खुश रहे हो कि हमारे उम्मीदवार हो। मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानते हैं कि समस्या क्या है, और उसी वजह से आज जैसे ही देवेंद्र झाझड़िया से वो बातचीत करने लगे, मन मचल जाता है राजेंद्र राठौड़ का चूरू में, लिहाजा वो उठकर आ गए और कुछ कहने लगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा इतना तमतमाया हुआ था कि आंखें यूं करके देखा और यूं किया, यानी उन्होंने कही दिया है, अक्लमंदों के इशारों घणे हैं, अक्लमंदों के लिए इशारा बहुत है। अब वो चुनाव के लिए भी कहा था और जो स्टेज पर हुआ उसके लिए भी कहा था। तो क्या चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि उनका सबसे प्यारा उम्मीदवार देवेंद्र झाझड़िया चुनाव जीते और इस झगड़े में न पड़े जाट बनाम राजपूत का, जिसे लेकर
कांग्रेस को उम्मीदवार वहां पर सहानुभूति की फसल काटना चाहते हैं। जिस तरह से देवेंद्र झाझड़िया की बैटिंग की है, हर कोई आश्चर्य है देश भर में। किसी भी उम्मीदवार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसी बैटिंग नहीं की है आज तक कि नरेंद्र आया है दिल्ली से देवेंद्र के लिए और नरेंद्र ने देवेंद्र को टिकट दिया है उसके मां के सपनों को पूरा करने के लिए, और दिल कैसे पसीज गया मां से मिलकर। इस तरह से समझाया है जैसे सहानुभूति की पूरी लहर जो है वो पैदा हो जाए और देवेंद्र झाझड़िया जितना आसानी से, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कंफर्टेबल होकर स्टेज पर बातें कर रहे थे नरेंद्र मोदी से और स्टेज पर बोल रहे थे, मुझे लग रहा है कि बाबू साहब के लिए जगह नहीं है चूरू में। अगर वो जीतते हैं तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ देवेंद्र झाझड़िया हो सकते हैं जैसे कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हुआ करते थे। यानी राजेंद्र राठौड़ के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं है, मगर उससे भी बुरी खबर है राहुल कसवा के लिए, क्योंकि राहुल कसवा तो इसी पर लड़ाई ही लड़ रहे थे कि राठौड़ की चलेगी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि देवेंद्र झाझड़िया हमारा उम्मीदवार है, हमारे साथ रहेगा, यहां किसी की पंचायती चलेगी नहीं, इसलिए वहां मसला फंस भी सकता है। इतने महीन तरीके से उन्होंने आज चूरू की रैली को समझाया है, मगर उससे ज्यादा फोकस है जाट वोट बैंक पर। देखिए, कृषक जो जातियां हैं, आप आज से नहीं, जब अंग्रेजों के खिलाफ महात्मा गांधी उठे असहयोग आंदोलन में, सविनय अवज्ञा आंदोलन में, तो पाटीदार, गुजरात के पाटीदार से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट तक यही बड़ी कृषक जातियां जुड़ी थीं। ये इनका जल्दी मोह भंग हो जाता है किसी भी व्यवस्था से और खास तौर से सरकार से। इस बात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समझते हैं, तभी जयंत चौधरी को साधा गया पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। उसके बाद बॉक्सर विजेंद्र हो या रणजीत सिंह चौटाला हो, उनको साधा गया, और यहां पर भी बड़ी संख्या में जाट नेताओं को शामिल किया जा रहा है, चाहे लालचंद कटारिया हो, आलोक बेनीवाल हो, रिसपाल मिर्धा हो, ज्योति मिर्धा पहले आ चुकी हैं, नए जाट नेता पैदा किए जा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री समझते हैं कि इस जाट पॉलिटिक्स को संभालना कितना जरूरी है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान तक के बेल्ट में। और जब पहली सभा उन्होंने की कोटपुतली में, तो वो भी इलाका जो था वो गुर्जर और यादव और जाट बेल्ट ही था, और जाट उम्मीदवार ही अनिल चोपड़ा कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी जगह जा रहे हैं, वहां पर 3 उम्मीदवार थे। देवेंद्र झाझड़िया चूरू के तो थे ही, सुमेधानंद सरस्वती जी भी जाट थे सीकर से, और सुखकरण चौधरी भी झुंझुनू से जाट। अपने 3 सभाओं में उन्होंने कृषक जातियों को साधने की कोशिश की है। इसकी बड़ी वजह, मैं बार बार कहता हूं कि बड़ी वजह जो है, लोकसभा चुनाव में 25 में से 15 टिकट सभी पार्टियों ने मिलकर जाटों को दिया है। कांग्रेस में या फिर आप कह लीजिए आरएलपी में या सीपीएम में जो जाट नेता है वो मुखर हैं। बीजेपी में भी जाट नेता हैं। 2004 से या कह लीजिए कि 98 से पहले बहुत बड़ी संख्या में जाट नहीं होते थे बीजेपी में। जब से जाटों को आरक्षण दिया बीजेपी ने, राजस्थान में जाट पॉलिटिक्स स्प्लिट कर गई है, डिवाइड कर गई है, अब बड़ी संख्या में बीजेपी के पास है। अब कई लोग कहते हैं रविंद्र सिंह भाटी चुनाव जीतेंगे। मैं पूछता हूं क्यों जीतेंगे, तो कहते हैं कि आपको याद नहीं है 6.5 लाख वोट लेकर आए थे मानवेंद्र सिंह। मैं पूछता हूं कब लेकर आए थे? 2004 में। 2004 में जाट जो है इतनी मुस्तैदी के साथ बीजेपी के साथ जुड़े हुए थे कि उस समय भी राजपूतों के भारी विरोध सामाजिक न्याय मंच के बावजूद 120 सीटें आई और अगली बार 164-63 सीटें आई। तो वो जो चुनाव था जहां पर 2.5 लाख वोटों से जीते मानवेंद्र सिंह, वो अभी के जातिगत बंटवारे वाला चुनाव नहीं था। उसमें जाटों को एक जो उम्मीद नहीं थी उससे बढ़कर बीजेपी ने दिया था, जिसकी वजह से मानवेंद्र सिंह इतनी भारी जीत दर्ज कर पाए थे। अभी रविंद्र सिंह भाटी के लिए यह मुश्किल भरा रास्ता है, क्योंकि वहां पर डिवीजन इतना
कहते हैं बंटवारा इतना गहरा हो गया है कि कैलाश चौधरी मुकाबले में नहीं है। कैलाश चौधरी को जाटों ने छोड़ दिया है और उम्मेदवार बेनीवाल के साथ लग गए हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि बीजेपी चाह रही है कि कम से कम उनके जो जाट उम्मीदवार हैं 20 से 30% जो जाट वोट बैंक हैं उसे भी अगर पा लेते हैं तो मूल ओबीसी और दूसरी जातियों को मिलाकर हम इसमें उन्हें शामिल कर सकते हैं। अब देखिए, कहा जा रहा था भरतपुर से संजना जाटव आज के दिन में बहुत बेहतरीन स्थिति में हैं और भजन लाल जाटव भी बेहतरीन स्थिति में हैं, मगर जिस तरह से भरतपुर के पूर्व महाराज विश्वेंद्र सिंह ने जाट आरक्षण को लेकर बीजेपी के शान में कसीदे गढ़े हैं, मामला वहां पर 24 घंटे में ही गड़बड़ाने लगा है, क्योंकि वो जाट जाटव और मेव कॉम्बिनेशन से संजना की स्थिति मजबूत थी, क्योंकि गुजर दे रहे हैं लेकिन उतने नहीं दे रहे हैं जितना मिलना चाहिए। जवाहर सिंह बेडम जैसे भी नेता वहां पर हैं जिनकी ठीक चल रही है। इसलिए कहा जा रहा है कि वहां पर भी विश्वेंद्र अगर पार्टी में शामिल नहीं भी होते हैं तो अगर बीजेपी उनके धार को कुंद कर लेती है तो यह भी बड़ी सफलता हो जाएगी पूर्वी राजस्थान में। इसीलिए कहा जा रहा है कि ये जो 12% से लेके 18% तक का जो क्लेम है जाटों का, अगर वो उसमें से आधी भी बीजेपी अपनी तरफ खींच लेती है आबादी को, तो बीजेपी के लिए हैट्रिक लगाना आसान हो जाएगा। मगर ये सब कुछ निर्भर करता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जाट पॉलिटिक्स को किस तरह से खेलते हैं। पिछली बार तो हनुमान बेनीवाल साथ थे, मगर इस बार है नहीं। हालांकि हनुमान बेनीवाल अपने यहां घिरे हुए हैं बुरी तरह से, वो कहीं भी बाहर निकल के प्रचार करने नहीं जा रहे हैं, मगर फिर भी इस बार कांग्रेस जो है जाट, गुजर और मीणा जैसी कृषक जातियों पर ज्यादा भरोसा कर रही हैं। अब बहुत कुछ डिपेंड करता है डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा और सचिन पायलट पर भी कि कैसे उनकी राजनीति चलती है। इसलिए कहा जा रहा है कि अभी भी चूरू या फिर नागौर या बाड़मेर की स्थिति साफ साफ नहीं बताई जा सकती है, और यही स्थिति राजकुमार रोध की है। भीड़ आप देख रहे हैं, मगर इस भीड़ को लोकसभा चुनाव में विजेता की तरह वोट में कन्वर्ट कर पाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वहां पर बीजेपी ने काम किया है आदिवासियों के बीच। अगर गैर आदिवासियों का पूरा वोट वो ले लेते हैं तो फिर मुकाबला रोचक हो सकता है। क्योंकि मैंने बताया था पहले भी कि राजकुमार रोध भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के ही उपज कहे जाते हैं, जो परिस्थिति जन, जैसे रविंद्र सिंह भाटी परिस्थिति जन नेता बन गए, बीजेपी से निकलना पड़ा, उसी तरह से वो भी अपने एक बाप की राजनीति वहां पर बना रखे हैं। मगर फिर कह रहा हूं कि जातिगत राजनीति पर आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे फैक्टर जरूरी हैं राजस्थान में, वरना डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा निर्दलीय दौसा से जीतकर बीजेपी में शामिल नहीं होते। अब जहां भाई भाई की लड़ाई हो रही है वहां डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की बात करना भी जरूरी है। लोग कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब है कहां, इतना बड़ा चुनाव, इतनी उदासी। आज ट्विटर अकाउंट पर भी जाओ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों के अलावा कुछ शेयर नहीं करते। उसकी वजह भी है, जहां भाई भाई की लड़ाई है वहां पर राम और भरत जैसा, राम और लक्ष्मण जैसा भाई भी है। क्या करें, सुना नहीं प्रसादी लाल मीणा को? जगमोहन मीणा को टिकट देकर कांग्रेस सांसद बनाना चाह रही थी, मगर भाई के मोहब्बत में भाई ने कुर्बानी दे दी। भाई ने कुर्बानी दे दी तो भाई का दिल तो दुखता है, इसलिए थोड़ी सी सक्रियता कम दिख। अच्छा, कांग्रेस के घोषणा पत्र तो सामने आ गया, मगर घोषणा पत्र के अंदर की कहानी सुनिएगा तो पेट पकड़ के हंसिएगा कि कांग्रेस इतनी आसानी से सुधर सकती है क्या। जैसे ही कोई लोग कहता था कि महालक्ष्मी योजना में इतने पैसे दे दिए जाएं तो कलम लेके बैठ जाते थे पी चिदम्बरम जोड़ने के लिए। पैसा कहां से आएगा, नहीं इतना दे नहीं सकते, इतनी आमदनी सरकार को है नहीं, इतना ही देना होगा। ऐसे करते करते जो है एक एक करके सारे घोषणा समिति के सदस्य भागते चले गए और आखिर में पी चिदम्बरम बने। वो ऐसे तैयार कर रहे थे घोषणा पत्र जैसे बजट तैयार कर रहे हों, और कोई ढंग का वादा ही नहीं हो पाया। जो वादा मसलन कृषि ऋण माफी का वादा था, या फिर महिलाओं को कैश देने का वादा था, ओपीएस का वादा था, ये सारे वादे रह गए।
क्योंकि पी चिदम्बरम इसे बजट की तरह तैयार कर रहे थे और किसी की भी नहीं सुन रहे थे। कैलकुलेटर लेकर पेन लेकर बैठते थे और वही रखते थे जो उनको लगता था इसके लिए जुगाड़ पैसे का हो सकता है। कांग्रेस में जो एक बुजुर्ग पीढ़ी है वो बदलाव की राजनीति से परहेज करती है। मसलन पप्पू यादव को रोते हुए मैं देख रहा था तो सोच रहा था कि मोहन प्रकाश के फटकारे के बाद उन्हें बाहर होना पड़ा गठबंधन से। मोहन प्रकाश धौलपुर से कब जीते थे और राजस्थान के कितने बड़े नेता हैं, मुझे लगता है कि राजस्थान का कोई व्यक्ति बता पाएगा, मगर दिल्ली में इनकी चलती है। नए नेताओं को जगह बनाना आसान नहीं है। जयवीर शेरगिल से लेकर रोहन गुप्ता से लेकर गौरव वल्लभ तक ये लंबी लाइन है। कहते चाहिए गद्दार हैं, मगर काम करना आसान नहीं है। फिर भी भरोसा जताता है ये दृश्य जब सोनिया गांधी के रैली के पहले सचिन पायलट को बुलाया जाता है और अंबिका सोनी के बगल में ही सही मगर प्रियंका गांधी के बगल में सचिन पायलट बैठते हैं और फ्रंट पेज पर भूपेंद्र हुड्डा है या ये अपने आनंद शर्मा हैं, शैलजा हैं और अंबिका सोनी हैं, उसके बगल में सचिन पायलट हैं, प्रियंका गांधी हैं और ये अजय माकन हैं कोषाध्यक्ष। ये भी एक संदेश देने की कोशिश की गई है कि सचिन पायलट का जो कद है वो राजस्थान की राजनीति में नहीं केंद्र की राजनीति में भी मजबूत होता जा रहा है। और ये मंच का दृश्य था जो मैं आपको दिखा रहा था। मंच पर सोनिया गांधी बैठी हुई थी, खड़गे साहब बैठे हुए थे, केसी वेणुगोपाल थे और राहुल गांधी थे, पवन खेड़ा भी इधर बैठे हुए हैं। हालांकि प्रियंका गांधी को स्टेज पर होना चाहिए था, मगर कांग्रेस की राजनीति भी अलग चलती है। जो लोकप्रिय नेता है उन्हें इंतजार करना पड़ता है। देखे नहीं, कन्हैया कुमार इंतजार कर रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए। सीपीएम में चुनाव लड़ लिए थे सीपीआई में, मगर यहाँ टिकट नहीं मिल रहा है। अब कह रहे दिल्ली से लड़ लो, लड़ना है तो यानी बलि का बकरा बन जाओ कहीं से भी। इसलिए कह रहे हैं कि आसान नहीं होता है नई पीढ़ी को कांग्रेस में जगह पाना, मगर फिर भी कांग्रेस ने घोषणाएं अच्छी की है और जनता के भरोसे पर अगर खड़ा उतरती है, जनता का भरोसा कर लेती है। तो प्रमोद महाजन साइनिंग इंडिया लेकर आए थे तो किसी ने सपने में नहीं सोचा था कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जा भी सकती है। इसलिए भरोसा मत करें। अगर प्रधानमंत्री 400 पार कर रहे हैं तो समझिए कोई संदेह है इस 400 पार में। इसलिए कांग्रेस अभी भी उम्मीदों का दामन छोड़ नहीं रही है। उन्हें लगता है कि इस बार मौका है, अभी नहीं तो कभी नहीं। इसीलिए राजस्थान में भी वो जी जान लगाए हैं कि कम से कम 4-5 सीट तो हम निकाल ही सकते हैं। पूर्वी राजस्थान में भी स्थिति अच्छी है कांग्रेस की, मगर निर्भर करता है कैसे वो आगे बढ़ते हैं। ये दृश्य हम दिखा रहे थे आपको। मगर बीजेपी की राजनीति में सब कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर है। एक अब्र का टुकड़ा कहां कहां बरसे, तमाम दस्त ही प्यासा दिखाई देता है। हर कोई चाहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए और हमें जिताएं। इसकी वजह क्या है? भजन लाल शर्मा अकेले घूम रहे हैं, नए नेता हैं और वसुंधरा राजे हैं नहीं। वसुंधरा राजे कहां हैं? वसुंधरा राजे मैनिफेस्टो कमेटी में शामिल की गई है। मैनिफेस्टो कमेटी की मीटिंग की तस्वीर में वसुंधरा राजे के ट्विटर हैंडल पर देख रहा था। एक बार कहेंगे फोकस करेंगे इस मीटिंग को। फोकस अगर करेंगे तो आप देखेंगे कि सबसे आखिरी में वसुंधरा राजे बैठी हुई हैं। चेहरे का हाव भाव देखिए। मगर मुझे लग रहा है कि वसुंधरा राजे की कमी राजस्थान के बीजेपी की राजनीति में कम से कम खल रही है। वो बेहतर रणनीतिकार हैं और उनका इस तरह से बैठना बीजेपी के लिए भारी पड़ सकता है, क्योंकि खाली बैठा हुआ आदमी कहीं ना कहीं दिमाग तो लगाता है। इसीलिए कहते हैं लोग कि खाली बैठने से अच्छा है यूं न खाली बैठा करो, पजामा फाड़ कर सिया करो। इसलिए वसुंधरा राजे को अगर वो काम नहीं दिया गया और अकेले किनारे बैठी रही तो बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि रणनीतिकार तो हैं और राजस्थान के हर इलाके में इनके लोग भी हैं। इसलिए बीजेपी को सावधान भी रहना चाहिए। हालांकि कांग्रेस यहां से एक उम्मीद भी रख